सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी 20th क्लास है। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स छूटी ना रहे। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैंने सीसेट का आपकी जो भी क्लासेस में ले रहा हूं, मैं इस हिसाब से ले रहा हूं कि जिस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चंस आते आए हैं, इसीलिए नंबर सिस्टम हमने पहले किया, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिर एवरेज हमने किया, परसेंटेज किया, फ्रैक्शन एंड डेसिमल करना जरूरी था क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझने के लिए उसका जगह जगह सिंस यूज होने वाला है, तो हमने वो भी कर लिया। तो आप इन क्लासेस को डेफिनेटली कुछ भी मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कब कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना दे कुछ कह नहीं सकते, और हमें फेल तो कतई नहीं होना है, पास होना है। एग्ज़ाम इस तरह से निकालना है कि भैया कोई माइका लाल रोक ना सके मेरे को सीसेट क्वालिफाई करने से। तो आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बहुत ही प्यारी सी और एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक प्रोफेसर गए क्लास में और उन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ पे बच्चे थे उन बच्चों को एक पेज दे दिया, और क्या किया, बोला कि बच्चों देखो ये एक पेज है और उस सारे पेज के ऊपर एक ऐसा ब्लैक पेन से सर्कल बना हुआ था। और वो प्रोफेसर उनके से बोले तुम लोग को क्या दिख रहा है। 25-30 बच्चों की क्लास थी, सब ने बोला सर ब्लैक सर्कल दिख रहा है। तो प्रोफेसर ने बोला फिर से ध्यान से देखो कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब बच्चों ने बोला सर हमें ब्लैक सर्कल दिख रहा है। फिर बोला अरे ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है। तो सारे बच्चों ने एक साथ बोला सर हमें ब्लैक सर्कल ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तो उसके बाद इस तरह से 5-10 बार कोशिश करने के बाद जब सबका जवाब एक ही आया कि सर हमें ब्लैक सर्कल दिख रहा है, तो प्रोफेसर ने उनसे कहा तुम्हें वो ब्लैक सर्कल तो बच्चों दिख रहा था, लेकिन इस ब्लैक सर्कल के बाहर ये जो पूरा वाइट वाला पोर्शन है ये तुमको नहीं दिख रहा था। ये भी तो था, तुम ये भी तो कह सकते थे कि सर हमें वाइट पोर्शन भी दिख रहा है, बट तुमने उस पर फोकस नहीं किया। जिंदगी आपकी और हमारी कुछ कुछ ऐसी ही है दोस्तों। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ब्लैक सर्कल्स आपकी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। आप सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टोटली अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस्ड होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को देखते हैं और इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख जाते हैं। तो मेरी आपको सलाह है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को साइड करते चलिए, हैंडल कीजिए, लेकिन वो प्रॉब्लम आपका केंद्र बिंदु या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बन जाए, इसका जरूर ध्यान रखें। तो इसी के साथ आइए हम और आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज की क्लास को, जो कि टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से चलेंगे और इस तरह से चलेंगे कि कोई भी सवाल यूपीएससी क्रिएट करे आप उन क्वेश्चंस को कर सको। आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। देखिए, हमें ज़िंदगी में जब भी हम और आप कहीं भी जाते हैं या फिर कई सारी ऐसी सिचुएशन पड़ती हैं जब हमें चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है। लाइक कोई इंसान दूसरे इंसान से भारी है, या कोई इंसान दूसरे इंसान से लंबा है, कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी से महंगी है, हम कंपेयर करते हैं। या फिर इनफैक्ट हम सैलरीज का कंपेयर करते हैं। लाइक अब मेरी सैलरी सपोज 50,000 है, आपकी 2 लाख है, आप बोलते हो मेरी सैलरी आपसे 4 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह से जो कंपैरिजन की सिचुएशन आती है, तो हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, वी कंपेयर द थिंग्स, ठीक है। और जब हम ये कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं कंपेयर करने के लिए। हम इस 2 तरीके से चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। पहली चीज़ हम कर सकते हैं इनका वेट नहीं, आई मीन टू से, जब भी कोई चीज़ को कंपेयर करना होगा तो हम इनको डिफरेंस में कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों का, या फिर हम डिवीजन के टर्म्स में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कोई गाड़ी है, सपोज कीजिए, गाड़ी की छोड़िए, सपोज सीता है, सीता का वेट है 60 kg और गीता का वेट है 70 kg।
तो मेरे को जब इनको कंपेयर करना होगा तो मैं बोलूँगा, जो नॉर्मल पार्लेंस में मैं आपसे यही बोलूँगा कि गीता का वेट सीता से 10 किलो ज़्यादा है। दैट्स अ सिंपल पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। या फिर जैसे हम और आप आपस में कंपेयर करते हैं, भैया कौन लंबा है कौन छोटा है, तो मैं ये नहीं बोलता वो कौन किसका कितना गुना लंबा है। मैं बेसिकली ये बोलता हूँ भैया उसकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 4 इंच है, दूसरे की हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो मैं बोलता हूँ अगर ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है तो मैं बोलता हूँ व्यक्ति बी व्यक्ति ए से 4 इंच लंबा है। ही इज ग्रेटर देन the person B is greater than A in terms of height by 4 inches. तो this is called, जब हम इस तरह से चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो it is called comparison by difference, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कितना ज़्यादा किसी क्वांटिटी से या फिर कितना कम किसी क्वांटिटी से एक दूसरी क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी आती है डिवीजन, कंपैरिजन बाय डिवीजन। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? सपोज कीजिए मारुति 800 है अपने पास, गरीब आदमी है, मारुति 800 है और वो 2 लाख की है। आप लोग अमीर व्यक्ति हैं, आपके पास है लेट्स से लैम्बोर्गिनी, ठीक, और सपोज लेट्स से मैं मानता हूं कि ये 1.5 CR 1.5 करोड़ की गाड़ी है। तो जब मुझे आपको बताना होगा कि भैया आपकी गाड़ी कितनी महंगी है, तो जनरली आप इस तरह से नहीं बोलोगे कि मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से 1 करोड़ 48 लाख महंगी है। आप जनरली क्या बोलोगे, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से 1.5 CR और इसको मैं लैक्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये निकल के आएगा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अपॉन 2 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। काटेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 75। तो मैं बोलूँगा मेरी लैम्बोर्गिनी तुम्हारी गाड़ी से 75 गुना ज़्यादा महंगी है। ये बोलने का तरीका है। आप बोल ये भी सकते हो कि मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से 1 करोड़ 48 लाख महंगी है, बट ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मैं बोलूँगा भैया 75 गुना महंगी है। 75 गुना महंगी बोल रहा हूँ तो मतलब मेरी लैम्बोर्गिनी में तुम्हारी जैसी गाड़ी 75 गाड़ियाँ मैं खरीद सकता हूँ। सिंपल सा। या जैसे एक पिताजी हैं जिनका वेट है 50 kg, उनका छोटा बच्चा है 10 साल का, जो सपोज लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं कमज़ोर बच्चा है 10 kg का ही है, तो मैं बोलूँगा बाप बेटे की उम्र का 5 गुना है। लाइक पापा की उम्र, अगर पापा की जो वेट है वो 50 किलो है, बेटे का जो वेट है वो 10 किलो है, तो मैं बोलूँगा बाप बेटे का 5 गुना ज़्यादा है और मैं इसे लिख दूंगा 5/1। ठीक है, ये जो 5/1 मैंने लिखा यहाँ पे समझिएगा, ये जो मैंने आपको 5/1 लिखा कि भाई बाप बेटे का 5 गुना वेट है इसका, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि दिस इज 5:1। ये फ्रैक्शन के टर्म्स में मैं बोल रहा था, लेकिन मेरा मन किया इस तरह से लिखने का तो मैंने इस तरह से लिख दिया, और जैसे ही मैंने लिखा इसको 5:1, इट बिकम्स अ रेशियो। एक फ्रैक्शन को मैंने एक रेशियो के टर्म्स में जब मैं लिखूंगा तो मैं H2 करके लिखूंगा। ये जो टर्म है, ये जो 2 डॉट हैं, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन एवर यू डू द कंपैरिजन बाय रेशियो, कंपैरिजन बाय डिवीजन, तो आप जनरली रेशियो का यूज करते हैं। फ्रैक्शन के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हम ये बोलते हैं हम उसे रेशियो के टर्म्स में ही जनरली लिखते हैं। मैथमेटिक्स में जो भी सवाल आपको मिलेंगे, यूपीएससी जो भी आपसे सवाल पूछेगा, जनरली नॉट ऑलवेज, वो रेशियो के टर्म्स में ही पूछेगा। जैसे श्याम और गीता की सैलरी लेट्स से 5:2 के रेशियो में, इस तरह से स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे। तो जैसे ही इसने ये चीज़ बोल दी, इसका सीधा सा मतलब है, अगर मैं लिखूंगा श्याम अपॉन गीता, इट इज इक्वल टू 5/2 और 5:2। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि A/B लिखूं
चाहे मैं A:B लिखूं, इसको हम पढ़ते समय इज टू बोलते हैं, इज टू A:B लिखूं, दोनों का मतलब सेम है, अलग नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो अगर मेरा मन है रेशियो को डिफाइन करने का, तो मैं ये बोल सकता हूं रेशियो इज अ फ्रैक्शन, क्योंकि वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेशियो इज ए फ्रैक्शन दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी इज ऑफ अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइम। मतलब रेशियो इज अ फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा टर्म्स पे, रेशियो एक ऐसा फ्रैक्शन है दैट शोज, जो ये दिखाता है हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कितनी ज्यादा है ऑफ अनदर क्वांटिटी, ऑफ अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब भी आप रेशियो लिखेंगे तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, टू थिंग्स। ये दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखना, ये दो कंडीशंस हैं जब भी आप रेशियो लिखेंगे। पहली चीज, ये जो क्वांटिटी है इट शुड बी ऑफ सेम काइंड, ये सेम तरीके की क्वांटिटी होंगी। यू कांट से कि काउ इज टू, काउ को मैं कंपेयर कर रहा हूं, यू कांट से BMW से, ये सेम काइंड नहीं है, तो आप काउ को BMW से कंपेयर नहीं कर सकते। इट इज नॉट ऑफ द सेम काइंड। एक चीज नहीं है, एक गैया को तुम क्या कहते BMW से कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, इट शुड हैव द सेम यूनिट। इसका मतलब यह है कि जब भी आप एक्सप्रेस करेंगे रेशियो को, अगर एक यूनिट दिया है केजी में तो दूसरे को भी आपको केजी में ही बताना है। मतलब सपोज अगर आपको रेशियो निकालना है लेट्स से 11 केजी और 110 ग्राम में, तो आप ये नहीं बोलेंगे इट इज 11/110, ये गलत हो जाएगा। सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या तो ग्राम को आप केजी के टर्म्स में लिख देंगे या केजी को आप ग्राम के टर्म्स में लिख देंगे, बट मुझे पता है केजी को ग्राम में लिखना ज़्यादा आसान है, तो मेरे को अगर इनका रेशियो निकालना है तो मैं लिख सकता हूं 11,000 ग्राम अपॉन 110 ग्राम इज इक्वल टू, ये कटेगा ये कटेगा, ये आ जाएगा 100:1। सिंपल। अब यहां पे आ गया सेम काइंड। अब देखो यहां पे लेकिन एक कैच है कि मैं काऊ और BMW को तो कंपेयर नहीं कर सकता, इट इज नॉट ऑफ द सेम काइंड, बट अगर मैं नंबर ऑफ काउज है इज टू नंबर ऑफ BMW कार्स, कभी ऐसी सिचुएशन दिया हो तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। जैसे मैं बोलूंगा एक गैया तुम दोगे तो भैया तुमको हम 2 BMW कार देंगे, कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आपका गाय का वैल्यू ज्यादा हो, तो ये चीज हो जाएगी। तो नंबर जब होगा तो क्योंकि जैसे ही ये नंबर आ गया इट बिकम्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक। तो नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप एक गाय को एक BMW कार से कंपेयर नहीं कर सकते। बट जनरली इस तरीके के कंपेरिजन नहीं देगा, ऐसी सिचुएशन वो बना के नहीं देंगे, और जनरली देंगे भैया 2 लोग की सैलरी है तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देंगे, यहाँ पे देंगे तो नंबर्स वाइज देंगे, बट वो इस तरह से देंगे नहीं। पॉसिबिलिटी है अगर ऐसा कुछ दिया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आप रेशियो स्टिल निकाल सकते हैं, बट यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स, नॉट डायरेक्टली कि भैया काऊ इज टू BMW, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 4 काऊ का जो वेट होता है, लेट से 4 kg काऊ का जो वेट है
वो एक BMW कार के वेट के बराबर है, इस तरीके की सिचुएशन दी है तो भी रेशियो निकाला जा सकता है। तो वहां पे आप एक्चुअली वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप अगेन उस चीज का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। बट इसको अभी हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि ये जनरली ऐसा वो नहीं देंगे, बट अगर दे देते हैं तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से उन्होंने आपको दिया है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो इसीलिए जब रेशियो को मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं A/B या फिर A/B लिख सकता हूं, और इवन यू कैन राइट इट एज A/B। ये डिवीजन का साइन है, ये फ्रैक्शन है, ये रेशियो है, तीनों की वैल्यू सेम है। लेकिन हमारा टॉपिक चूंकि रेशियो है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेशियो के टर्म्स में चीज़ों को। इसका सीधा सा देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, A और B को हम बोलेंगे दे आर दी टर्म्स ऑफ रेशियो, ठीक है। A क्या है? A इज द फर्स्ट टर्म, A पहला टर्म है, और इट इज एंटीसीडेंट, ठीक है। कभी दे देता है टर्म कि भाई द एंटीसीडेंट ऑफ अ रेशियो इज दिस, कंसीक्वेंट इज दिस, तो आप लिख सकते हैं, बट उसके लिए आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। और इस तरह से यूपीएससी बीच बीच में आजकल टर्म्स वाले क्वेश्चन भी देने लगा है, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐड हुआ। अभी मैं आपको, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना सी सेट के, मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने सिंपली एक टर्म यूज किया कि भैया प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू ऐड हुई तो भैया वो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता ही नहीं है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। बी इज द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। बी सेकेंड टर्म है या कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है। अब यहां पे एक आती है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि रेशियो चेंज नहीं होता अगर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। मतलब अगर मेरे पास 5:6 दिया है और मैं उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, इट इज सेम एज 5 into x is to 6 into x. It is a non-zero number, मतलब it is same as 10:12 into 2 किया, it is same as let's say 15:18, it is same as let's say 20:24. सबकी वैल्यू सेम है, चाहे आप मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास रेशियो दिया है 10:12 और अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इसको 2 से तो इट बिकम्स 5:6, इट इज सेम एज दिस। इस रेशियो का मतलब सेम है जो कि ये है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप चाहे दोनों में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे डिवाइड कर दीजिए। सेम चीज मैंने आपको फ्रैक्शन में भी बताई थी, सेम प्रॉपर्टी यहां पे भी होल्ड करेगी, ठीक है। एक चीज और आती है यहां पे, रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सेम चीज जो मैंने फ्रैक्शन में बताई थी। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि A/B हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में है कब, जब इनका HCF A एंड B का HCF इज 1, यानी कि 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि 5:6 वी से इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन 10:12 हमसे बोलेगा भैया सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हम बोलेंगे ना भैया नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 2 है, नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं इसको 5:6 लिख सकता हूं। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाली बताई थी, इसका एक यूज ये हो सकता है, आप याद कीजिएगा कि नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो कोई समस्या नहीं है। तो सपोज अगर आपके पास कोई एक ऐसा रेशियो दिया है A/B/C इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे समझना, यहीं पे काम आता है रेशियो, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखने में इस तरह से लिखने में समस्या हो जाती है, लेकिन रेशियो के टर्म्स में आप चीजों को 3 लोगों को कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं
इक्वल टू 1:2 अपॉन 1:3 अपॉन 1:4। अगर ऐसा कोई नंबर दिया है सपोज, या फिर ऊपर कुछ हो सकता है लाइक लेट्स से 4/3 दिया है, कुछ भी दिया हुआ है, और मेरे को A/B/C दिया हुआ, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे A/B/C बताना है, और तो मुझे पता है ये इसी रेशियो में, लेकिन फ्रैक्शन में कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं ऐसी सिचुएशन में हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा और सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस कुछ नहीं करूंगा, सिंपली सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं अगर क्या करूंगा, इसका एलसीएम क्या है 12, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट मीन्स A/B/C इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इज टू 4/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। और मैं ये करूंगा तो ये सीधे निकल के आएगा 6:16:3 तो मेरा काम थोड़ा सा आसान बन जाएगा। और मैं कभी भी चाहूंगा कि मैं इसको वापस उसी फॉर्म में ले आऊं, तो मैं सारे नंबर्स को दोबारा 12 से डिवाइड कर देता हूं। तो अगेन आप लिख सकते हैं हाफ इज टू 4/3 इज टू 1/4। ठीक है, तो कभी ऐसी सिचुएशन आए, सिंपली एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना, आपको एक सिंपल ऐसा रेशियो मिल जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। इसका बस इतना सा पर्पस है। कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हम सेम काइंड ऑफ चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस किया ऑलरेडी, और कंपेयरिंग यूनिट्स को हमेशा हम सेम यूनिट्स में ही लिखेंगे। जैसे कि यू कांट कंपेयर 1 मीटर टू 200 सेंटीमीटर। सपोज ए की लेंथ है 1 मीटर और बी की लेंथ है 200 सेंटीमीटर, और मेरे को इसको कंपेयर करना है, रेशियो बताना है A/B, तो आई कांट से इट इज़ 1 मीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर। मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं काम ये कर सकता हूँ, मैं इसको या तो सेंटीमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, या तो इसको मैं मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 1/2। तो मैं बोल दूंगा सीधे A/B इक्वल टू 1:2। सिंपल है, ठीक है। तो यूनिट हमेशा सेम रखना, यूनिट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। अब यहां पे एक चीज समझना, रेशियो जो होता है इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी का सीधा सा मतलब है कि इसकी खुद की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को 5 kg अगर A का वेट है और B का वेट है 20 kg, और मेरे को बताना है A/B, तो मैं लिखूंगा A/B इक्वल टू 5 kg अपॉन 20 kg इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1:4। अब यहाँ पे यूनिट ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है कि कट जा रहा है, तो और हम सेम यूनिट को यूज कर रहे हैं, तो सेम यूनिट को हम अगर यूज कर रहे हैं और वो कट जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आएगा वो उसमें कोई यूनिट तो होगा ही नहीं। दैट इज वाई इट इज 1:4। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल परेशान हो, बिना यूनिट का। आप कोई बोलेगा ना कि दो नंबर्स के बीच का रेशियो 2:3 kg है, ऐसा कोई टर्म होगा तो ये गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए, ऑर्डर, रेशियो का ऑर्डर ऑफ टर्म्स इज इंपॉर्टेंट। दैट इज 2:3 इज नॉट इक्वल टू 3:2। ये मत बोल देना कि 2:3 इज इक्वल टू 3:2, क्योंकि इसका मतलब होता है 2/3, जिसकी वैल्यू लगभग 0.6666 अप टू इन्फिनिटी, या फिर आप 0.67 भी कुछ लोग लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेशन से, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 3/2 होती है, विच इज 1.5। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, जैसे हमने अभी जो पढ़ा, एक क्वेश्चन है मेरे सामने, सुनीता ने 30,000 रुपए कमाए और 5,000 रुपए दिया इनकम टैक्स। तो हमें रेशियो निकालना है इनकम टैक्स इज टू टैक्स, टैक्स इज टू इनकम टैक्स। अमाउंट लिफ्ट लिखा हुआ, ये लेफ्ट होगा, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स इज टू टैक्स। ठीक है, तो पहला वाला है इनकम टैक्स इज टू टैक्स, तो 30,000 रुपए कमाए थे, 5,000 रुपए इनकम टैक्स दिया, तो ऊपर लिखेंगे इनकम टैक्स जो कि 5,000 था,
इनकम टैक्स टू टैक्स, ये क्वेश्चन ही गलत है। इनकम टैक्स टू इनकम ये हो जाएगा, इनकम टैक्स टू इनकम, ये क्वेश्चन गलत है। सुनीता ने 30,000 रुपये कमाए, 5,000 रुपये एज इनकम टैक्स उसने दिए, तो व्हाट इज द इनकम टैक्स टू इनकम? तो 5,000 रुपये इसकी इनकम टैक्स थी, इनकम थी मैडम की 30,000 रुपये, तो ये हो गया 1/6 इक्वल टू, मेरे को रेशियो देना तो 1/6। सिंपल है, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं थी। अगेन ये सारे ही क्वेश्चन गलत हैं लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इनकम टू इनकम टैक्स ये टाइपो एरर हो गया है, मैनेज करिएगा। इनकम टू इनकम टैक्स, तो इसका मतलब हो गया अब मेरे को ऊपर इनकम लिखनी है 30,000 अपॉन इनकम टैक्स दिया 5,000, ये आ गया 6/1, दैट इज 6:1। मेरे को इसी का रेशियो बनाना था, ठीक है। उसके बाद अमाउंट लेफ्ट, कितना पैसा बच गया? अमाउंट लेफ्ट तो आपको पता है 30,000 रुपये था हमारी इनकम थी, इसमें से हमने 5,000 रुपये आपका टैक्स दे दिया, तो हमारे पास बचा कितना? 25,000 रुपये। अमाउंट लेफ्ट इज 25,000 आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स टू टैक्स, टैक्स से इसका रेशियो निकालना है। टैक्स कितना था? 5,000, तो ये निकल के आ गया 5/1, 5:1 इसका आंसर निकल के आ गया। तो ये इसका रेशियो होगा। बहुत सिंपल था, सस्ता सवाल था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस टू प्राइस ऑफ कॉफी टू दैट ऑफ टी व्हेन कॉफी कॉस्ट ₹30 पर 100 ग्राम एंड टी कॉस्ट ₹90 पर ग्राम। अब देखिए कॉफी की जो प्राइस दी हुई है वो कितनी दी हुई है? ₹30 पर 100 ग्राम दी हुई है, ठीक। टी का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹90 पर केजी। मुझे इनके प्राइसेस कंपेयर करने हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, रुपीज में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पर 100 ग्राम है, ये पर केजी है, इसमें मुझे इशू है। क्योंकि मैं जब तक इनको बराबर नहीं करूंगा मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता। तो या तो मैं 1 किलो कॉफी की प्राइस निकाल लूं तो मैं रेशियो निकाल सकता हूं, या फिर मैं पर 100 ग्राम टी की प्राइस निकाल लूं तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, या फिर सभी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूं या सभी को केजी में कन्वर्ट कर लूं। तो मैं अपना काम आसान बनाने के लिए सोचता हूं कि चलो मैं एक काम करता हूं कि इसी को केजी में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू ₹30 अपॉन पर 100 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर ऊपर और नीचे इंटू 10 कर दूंगा तो ये निकल के आएगा ₹300 अपॉन 1000 ग्राम। यही तो है, ऊपर नीचे मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1000 ग्राम इक्वल टू मुझे पता है केजी है, 1 केजी है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं इक्वल टू ₹300 पर केजी। तो मुझे पर केजी की प्राइस मिल गई। अब मुझे कोई समस्या नहीं है, अब दोनों सेम यूनिट में आ गए। अब मेरे को पूछा है भैया तुम्हें कॉफ़ी इज टू टी बताना है, तो कॉफ़ी का प्राइस अपॉन टी का प्राइस मेरे को बताना है। मैं लिख दूंगा 300 अपॉन 90 और मैं बोल दूंगा इनके बीच का जो रेशियो होगा वो 10:3 हो, 10/3 होगा। इट इज इक्वल टू 10:3। ये है इनके बीच का प्राइस का रेशियो। सिंपल है। बेसिकली मैंने क्या किया, सबको एक तरीके की यूनिट में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन याद होगा आपको, इसी तरीके से इक्विवेलेंट रेशियो होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई किया है तो आपका रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, और लेकिन जो टर्म निकल के आया है वो इक्विवेलेंट रेशियो है। दैट इज लेट्स से 5:6 अगर दिया है, इसमें मैंने इंटू 2 कर दिया, इसमें भी इंटू 2 कर दिया, तो मैं इसे 10:12 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 15 लेट्स से 18 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 20:24 लिख सकता हूँ।
ये सारे रेशियोज दे आर द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ ईच अदर। बेसिकली मैंने इसमें इंटू 2 कर दिया, इसमें कर दोगे इंटू 2, ठीक है, इसमें आप कर दोगे इंटू, इसमें पहले इंटू 2 किया तो ये निकला, इंटू 3 किया इसमें तो ये निकला, इसमें इंटू 4 किया तो ये निकला। अब ये और ये भी आपस में एक दूसरे का इक्विवेलेंट रेशियो है। तो जिन रेशियोज की वैल्यू घुमा फिरा के इक्वल है कटकुट करने के बाद, जिनको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम वैल्यू देते हैं, दे आर दी इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, अब जैसे सपोज देखो ये क्वेश्चन है, एक 108 को हमें दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है 4:5 के रेशियो में। हमारे पास 108 है, इसको हमें दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, तोड़ना है, इसको दो टुकड़े करने हैं जिनका रेशियो एक हिस्सा 4 होगा, एक हिस्सा 5 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं और उससे ज़्यादा भी तरीके हैं। मैं आपको जो भी अच्छा लगे कर लेना, क्योंकि आपको बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको उस नंबर को उसके रेशियो में तोड़ना पड़ेगा। तो कुछ तरीके जान लेते हैं। कभी भी ऐसा कोई सवाल हो जहाँ पे मुझे किसी नंबर को रेशियो में तोड़ना है, तो मैं पहला तरीका तो मैं सिंपल एक्स वाला है कि अगर कोई नंबर्स दिए हुए हैं 4:5 तो मैं इन नंबर्स को मान सकता हूं 4x एंड 5x। ठीक है, और जब ये नंबर मेरे को पता चल गया 4x इंटू 5x है, क्योंकि इसी के टर्म्स में होंगे, तो मैं बोल सकता हूं 4x प्लस 5x इक्वल टू 108। और जैसे ही मैं ये बोलूंगा तो इसका मतलब हो गया 9x इक्वल टू 108। इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू आ गई 12। तो मैं बोल दूंगा वो नंबर्स क्या थे, तो x की वैल्यू 12 है तो 4x, 4 इंटू 12 दैट इज 48, या और 12 5 जा 60, मैं बोल दूंगा दूसरा नंबर हो जाएगा 60। एक ये तरीका है, कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये था कि मेरे को सिंपली रेशियो दिया तो है ही, पता ही है, मैं इसको ऐड कर देता हूं 4 प्लस 5। मैं बोलूंगा 4 प्लस 5 4 प्लस 5 मेरे को दिख रहा है 9 है। मैंने सबसे पहले समझिएगा इस चीज को, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके 9 टुकड़े किए जा सकते हैं और मैं हर एक उस टुकड़े की वैल्यू निकाल लूं, फिर 4 टुकड़े और 5 टुकड़ों में बांट देता हूं। तो मतलब 9 की इज इक्विवेलेंट टू कितना, 108। 1 इज इक्विवेलेंट टू 12, क्योंकि 1 ये बाई 9 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12। तो एक की वैल्यू है 12, तो 4 वाले की वैल्यू होगी 12, 4 जा 48, और 5 वाले की वैल्यू होगी 60। अच्छा, इसका ये बहुत अच्छा यूज ही इस तरह से आता है कि अगर मैंने ये चीज समझ ली, ठीक है, तो मेरे से कभी डिफरेंस पूछ दिया, सपोज ऐसा पूछ दिया और बोलेगा इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, सीधे ऐसा एक काम करूंगा कि मैं 1 का वैल्यू निकाल लूंगा और ये देखूंगा इनके बीच का डिफरेंस क्या है। इनके बीच का डिफरेंस है अगर 1, तो मैं बोलूंगा उसका इनके बीच का डिफरेंस का जो भी वैल्यू होगा इट इज 1 विच इज दैट इज 12, तो 12 ही मेरा उत्तर होगा अगर डिफरेंस पूछ दिया दोनों पार्ट्स के बीच में। ये और अच्छे से आपको भी बताऊंगा। और एक तरीका और था कि मैं सीधे लिखूंगा इसको 4 अपॉन, अगर कुछ भी दिया हुआ है 4 प्लस 5 इंटू 108, और दूसरा पार्ट हो जाएगा 5 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 108। बट सबसे बेस्ट तरीका ये है इजी वे में चीज़ों को फाइंड करने के लिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट्स से मेरे पास दिया हुआ है 1500 और मेरे को इसको बोला कि भैया इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया, दैट इज 3:5, जो पार्ट 3:5:2 के पार्ट में थे, ठीक है, और मेरे से बोलता है कि 3 और 5 के बीच का मेरे को डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 5, कितना होगा इन पार्ट के बीच का डिफरेंस। दूसरे तरीके से अगर मैं करता हूं तो मैं क्या करना चाहता हूं कि पहले मैं इनको बराबर टुकड़ों में बांट देता हूं, 3 प्लस 5 दैट इज 8 और 2 10, ये आ गया 10,
मैं बोल रहा हूँ 10 इज इक्विवेलेंट टू 1500, 1 इज इक्विवेलेंट टू 150। अब मेरे को इसके बीच का डिफरेंस दिख रहा है 2, देयरफॉर 2 इज इक्विवेलेंट टू 150 इंटू 2, दैट इज 300। तो मैं बोलूंगा इन दोनों के बीच के पार्ट का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 300। सिंपल, ये बोल सकता हूं, ये बहुत ही आसान तरीके से है, बट मेरा मन नहीं मान रहा, तो चलो अब हम उन तीनों तरीके देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला तरीका, मैं इन नंबर्स को मान सकता हूं 3x, 5x, 2x, ऐड करूंगा 3x प्लस 5x प्लस 2x इक्वल टू 1500, ये आ गया 10x इक्वल टू 1500, x इक्वल टू 150। अब मेरे से पूछ रहा है x की वैल्यू 150 आ गई, डिफरेंस पूछ रहा है, तो मैं बताऊंगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू है 150, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 150 इक्वल टू 300। सेम आंसर आया, बट कैलकुलेशन लंबी हो गई। ठीक है, एक और तरीका था जो मैंने आपको बताया था कि भैया हम हर एक पार्ट की वैल्यू निकाल लें, दैट इज 3/3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 1500, ये निकल के आएगा 450। 5/3 प्लस 5 प्लस 2 ये निकल के आएगा 750। ये वाला पार्ट निकल गया। तीसरा पार्ट निकल के आएगा 3 प्लस 5 प्लस 2, जरूरत नहीं है इसकी ऑल दो, बट बहुत सारे लोग निकालना पसंद करते हैं, तो ये निकल के आएगा 300। अब इनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो मैं बोल दूंगा 300। तो दोस्तों कभी भी मतलब ऐसा कोई सवाल आए ना, इस मेथड को समझने की कोशिश करना, बहुत आसानी से चीज़ों को कर लोगे। इसका सिंपल सा तरीका यही है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है और a/b के टर्म्स में दिया हुआ है, कोई nth नंबर है और a/b के बीच में दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं a प्लस b करूंगा और बोल दूंगा इट इज इक्विवेलेंट टू n। ठीक है, उसके बाद मैं 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, इसमें वो हो जाएगी n अपॉन a प्लस b, और उसके बाद मेरे को अगर इस वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है तो मैं बोल दूंगा a की वैल्यू हो जाएगी n अपॉन a प्लस बी इंटू a। सिंपल। इसकी निकालनी है तो मैं बोल दूंगा b इक्वल टू n अपॉन a प्लस बी इंटू बी। डिफरेंस निकालना है तो मैं बोल दूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू, अगर मेरे को डिफरेंस निकाला इनके बीच, n अपॉन जो भी आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे निकालना है वैसे निकल जाएगा। बहुत आसान है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आपको इन कैलकुलेशंस में आसानी हो जाएगी, बस आपका टाइम बहुत बचेगा और बहुत इजी वे में आप कर लोगे। अच्छा, जनरली एक चीज समझना, रेशियो निकालते समय हम क्या करते हैं, हम कैंसिल करते हैं जो हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर a/b दिया हुआ है 30:20, अनलेस नॉट डिमांडेड एज पर द क्वेश्चन, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम इसे जनरली 3:2 लिख देते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी नहीं है, बट वी प्रिफर 3:2। ठीक है, अब एक चीज है, सपोज रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, लेट द रेशियो इज गिवन, 3:1 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और आपको नंबर फाइंड करना है। लेट दे हैव आस्क्ड यू फाइंड द नंबर इफ द रेशियो इज 3:1। आप ब्लैंक हो जाओगे, आप ये नंबर निकाल ही नहीं सकते। सीधा सा है ना, इतना क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर द रेशियो इज 3:1। एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, find the ratio if the numbers are 30 and 10। तो आप सीधे बोलोगे भैया रेशियो निकालना है 30 और 10 का, 30/10 इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 3:1। इससे मेरे को एक चीज दिख रही है कि यहां पे मुझे कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशन जरूर चाहिए, क्योंकि 3:1 के रेशियो में नंबर्स भाई 6 और 2 भी हो सकते हैं,
9 और 3 भी हो सकते हैं, 15 और 5 भी हो सकते हैं। तो सर्टेनिटी के लिए मुझे एक कंडीशन एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन यहां पे मुझे कंडीशन की जरूरत नहीं, मैं सीधे निकाल दूंगा। तो मतलब अगर रेशियो दिया हुआ है और आपको नंबर फाइंड करना है तो आपको एक कंडीशन एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं तो आप सर्टेनिटी के साथ आप ये नहीं बोल सकते कि ये नंबर होंगे। तो इट मीन्स इफ नंबर्स आर गिवन, अगर नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स आर गिवन, यू कैन फाइंड द रेशियो, आप रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन रेशियो दिया हुआ है, सिर्फ रेशियो दिया है, यू कांट फाइंड द नंबर्स, नंबर्स आप नहीं निकाल सकते अनलेस एक एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी हुई है। ठीक है, कुछ भी दिया हो या सम इनका, उन नंबर्स का सम 160 है। अब देखो यही क्वेश्चन है, सपोज नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, इनका सम है 160 और मेरे से पूछ दिया फाइंड द नंबर्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया 3 + 1 जैसा मैंने बताया इज इक्विवेलेंट टू 160, 4 इज इक्विवेलेंट टू 40, 160, 1 इज इक्विवेलेंट टू 40, तो एक की वैल्यू 40 है, तो बाकी नंबर्स कितने हो गए, इट इज 3 × 40 120, 1 × 40 दैट इज 40, ये नंबर्स हैं। बट अगर दिल ना माने 3x x प्लस करके निकाल के x की वैल्यू, फिर नंबर्स निकाल लो, जो अच्छा लगे कर लो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप गलती मत करना। ठीक है, चलो एक चीज अब हम यहां पे देखते हैं, लाइक लेट्स से A is to B is to C, suppose A is to B is to C, it is given as 1 is to 2 is to 3, A B C के बीच का रेशियो 1 is to 2 is to 3 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ C and B is, difference of squares of C and B is let's say 720. ठीक, find the sum of numbers. ठीक है, A is to B is to C दिया हुआ है 1 is to 2 is to 3, difference of the square of C and B 720, find the sum of numbers. पहला तरीका तो ये था, मैं नंबर्स को मान लेता x, 2x, 3x। ठीक, अब मेरे को बोल रहा है कि इनके स्क्वायर के डिफरेंसेस 720 है, यानी कि 4x स्क्वायर और ये अगर 9x स्क्वायर है तो इसके बीच का डिफरेंस दैट इज 5x स्क्वायर, डिफरेंस इज इक्वल टू 720। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो मेरे से पूछ देगा फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सम, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 12 है तो ये नंबर हो गया 12, 12 2 = 24 और ये हो गया 3x, तो 3x इज लाइक 36 और इनका सम पूछा है दैट बिकम्स 72। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हम क्या करते, हम बोलते भैया 1 is to 2 is to 3 है। ठीक है, 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर्स है वो तो हमने दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, ये बोलूँगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और मैं बोल दूंगा 5 इज इक्विवेलेंट टू 720, विच इम्प्लाइज 1 इज इक्विवेलेंट टू 144, और फिर नंबर्स आ जाएंगे 144 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 144 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 144 इंटू 3, जो कि सरासर एक्चुअली गलत है। यहाँ पे समझना है कि आपको ज़रूरत है जब भी स्क्वायर होगा या क्यूबिंग हो रही है नंबर्स में, तो ये मेथड यूज नहीं करना है। सिंपल वे में दिया हुआ है बिना किसी स्क्वायर, क्यूब या फिर nth डिग्री के, तो आप यूज करना, नहीं तो मत यूज करना, क्योंकि हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि इसके बाद का अगला स्टेप ये था कि मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना था और वो ध्यान नहीं रहता, तो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। तो जब स्क्वायर वाला कुछ नहीं दिया तो चलेगा, दिया हुआ स्क्वायर वाला तो सिंपल अपना देसी तरीका यूज करना, क्वेश्चन गलत करके मत आना। अब जैसे क्वेश्चन है, लेट्स से एक 80 लीटर का सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, मिल्क है अपने पास और वाटर है।
ये है 80 लीटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। कितना मिल्क मैं मिला दूं इसमें सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 4:1। मैं इसमें कितना मिल्क मिला दूं कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 4:1। अब ये दिया हुआ है कि ये 80 लीटर है, ठीक है। अब इस 80 लीटर में 2:3 के रेशियो में मिल्क और वाटर है। तो मेरे को पूछा कितना दूध मिलाना है, तो लेट अस फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अब ये दिया हुआ है, मेरे को पता है, इट मीन्स 5 इज इक्विवेलेंट टू 80, 1 इज इक्विवेलेंट टू 16, देयरफॉर मिल्क जो कि 2 है, इट बिकम्स 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 लीटर मिल्क है। और इसका मतलब वाटर कितना हो गया? दैट बिकम्स 80 माइनस 32, दैट इज 48। सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है कि 32 में मैं कितना मिल्क मिला दूं प्लस एक्स, और दूसरी बात यह कि मैं केवल दूध मिला रहा हूं, पानी तो मिला नहीं रहा। पानी मतलब जो 48 था वो तो 48 ही रहेगा। अपॉन 48 कितना मिल्क मिला दूं इस दूध में कि ये जो रेशियो है ये बन जाए 4:1। तो ये सीधा सा इसका उत्तर निकलेगा। यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसको अगर मैं निकालूँ, ये बिकम्स 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18। इट बिकम्स x इज इक्वल टू 150, ठीक है। 4 8 जा 32, 4 4 जा 90, ये 192 है, तो x इक्वल टू 160 लीटर, ठीक। तो मैं 160 लीटर मिलाऊंगा तब जाके भैया रेशियो 4:1 में कन्वर्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखे ना, घबराना नहीं है, सिंपल तरीके से दिमाग में सोचो ना यार, दूध और पानी मिला हुआ है, दूध तुम मिला रहे हो तो दूध की ही तो क्वांटिटी बढ़ेगी, जो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर एक दूधिया है जो 2 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाता है, क्योंकि आजकल तो यही चलता है भैया, पानी ज़्यादा मिला देते हैं, ठीक है। लेट्स एक दूधिया है जो 2 लीटर वाटर में 1 लीटर मिल्क मिलाता है, तो टोटल वॉल्यूम तो 3 लीटर हो गया ना। इनका रेशियो 1:2। अब मेरे से पूछ दिया, मेरे को पता है, मेरे को बोल रहा है कि भैया इसमें हम और दूध कितना मिला दें, कि मेरे को थोड़ा गाढ़ा दूध चाहिए कि ये रेशियो कम से कम यार 4:3 हो जाए। तो मैं क्या बोलूँगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 4:3, इतना मिला दूंगा तो हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ईजी वे है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करके देखता हूँ। एक 80 लीटर सॉल्यूशन में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, और वाटर दूध टोटल कितना था, 80 लीटर सॉल्यूशन था, ठीक। कितना पानी ऐड करूं? पिछली बार दूध ऐड किए थे, इस बार पानी ऐड कर रहे हैं, सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:4। 1:4 करना है इसको मुझे, ठीक। तो यहां पे हमने निकाला था मिल्क कितना था, मिल्क था अपना 32 लीटर, सेम वे मिल्क वॉज 32 लीटर, वाटर था 48 लीटर, सेम स्टेप से ये आ जाएगा पहले तो, ठीक है। अब मेरे को पता है मेरे पास दूध तो उतना ही है, लेकिन मेरे को पानी ऐड करना है, तो मैं 48 में एक्स ऐड कर दूंगा, और मेरा नया रेशियो कितना है, 1/4। जो एक्स की वैल्यू आएगी वही मेरा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में सिंपल ये मेथड फॉलो करके कर लो, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बन जाता है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 48 प्लस एक्स। समस्या तब आती है जब आप हर एक सिचुएशन में सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट ढूंढने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन जल्दी हो सकता है तो समस्या नहीं, हम भी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन शॉर्टकट की जगह अगर आपका इस तरह से करके सही हो सकता है तो कोई बुराई नहीं है। यूपीएससी आपको सफिशिएंट टाइम देता है सीसेट के पेपर में क्वेश्चंस को करने के लिए, और अल्टीमेटली टोटल 27 नेट सही क्वेश्चन करने तो आपका हो जाएगा, मतलब सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए घबराने का नहीं है, आराम से करना है, सही करना है। तो ये 8 वो हो गया, और ये आ गया आपका 80। तो 80 लीटर पानी मिक्स कर दूंगा तो अपना काम हो जाएगा, सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे एग्जांपल। 2 पॉजिटिव नंबर हैं, उनका रेशियो
3:4 है, दो नंबर इनका रेशियो 3:4 है। 12 इन नंबर से सब्ट्रैक्ट हो गया तो न्यू रेशियो 1:2 हो गया। फाइंड द नंबर्स। कितना आसान सवाल है, क्या घबराने वाली बात है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, उन नंबर्स को सीधे 3x और 4x मान लूंगा। और मेरे को बोल रहा है इन नंबर से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया, इससे भी 12 सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, पहले हमने नंबर्स को 3x 4x मान लिया, ये तो मान ही सकते हैं, पता ही है। कभी भी रेशियो में दिया हो तो हम इन नंबर्स को ये मान सकते हैं। उसके बाद हमने 12 इनसे सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों से, तो ये रेशियो हो गया 1:2। x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या आएगी, 6x माइनस 24 इक्वल टू 4x माइनस 12। इट बिकम्स 2x इक्वल टू 12। इट बिकम्स x इक्वल टू 6। तो अब मेरे से क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर्स। 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, दिस आर द नंबर्स। सिंपल है, इजी है, कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग खुला रख के इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आप अलग अलग सिचुएशन में ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर एक पर्सन की जो है वो 5:3 है। ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। ठीक, अगले साल इनकम इंक्रीज हो जाती है 20%, इसमें 20% इजाफा हो जाता है, और ये बढ़ हो जाती, ये जो होती है, अब देखो एक चीज समझना, एंड द सेविंग इंक्रीज बाय 20%। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द नेक्स्ट ईयर। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आए तो देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर, अगर मैं मान लेता हूं 5 रुपए मेरी इनकम है तो एक्सपेंडिचर मेरा 3 है, तो मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, सिंपल। अगले साल मेरी इनकम 20% बढ़ जाती है, और 20% इनकम बढ़ती है तो मुझे, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था, किसी क्वांटिटी की वैल्यू 20% बढ़ती है तो नई वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 120, क्योंकि मैंने लिखा था 100 प्लस x अपॉन 100, याद कीजिएगा। तो सेम चीज कर रहा हूं, 120 अपॉन 100 ये चीज होगी, तो इट बिकम्स, ये कटेगा 6 2 नहीं, ये 5, ये कटेगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये इनकम हो गई 6, सेविंग में 20% बढ़ा है, 20% ऑफ 2 इज 0.4, इट बिकम्स 2.4। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, इट विल बी 6 माइनस 2.4, और ये करेंगे अगर तो इट बिकम्स 3.6। बिना किसी कैलकुलेशन के एक्स वगैरह माने बिना आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और मैं सब पूछा, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है, तो मैं 6/3/6 निकाल लूंगा, ये हो जाएगा, ये कटेगा 10/6 6 जा, फिर से जाएगा 5/3, तो मैं लिख दूंगा 5:3। सिंपल तरीका है करने का, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल वे है करने का। ऑल्दो आप इसे 5x 3x भी मान के कर सकते थे, और उसकी जगह अगर आपको ये कैलकुलेशन टफ लग रही है तो आप इसको करने के लिए इसको, इनकी इनकम को आप ये भी कर सकते थे कि आप इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर को 500 और 300 भी मान के आप कर सकते थे, क्योंकि बेसिकली हमें सिर्फ चेंजेस के बारे में बात कर रहा है, एब्सोल्यूट टर्म्स की तो बात नहीं कर रहा। हर बार आपका उत्तर वही निकल के आएगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक और ये क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे दो लोग हैं ए और बी, इनके बीच इनकी इनकम का रेशियो 4:5 है और इनके खर्चे 2:3 के रेशियो में हैं। तो इन द एंड ऑफ द मंथ हर एक बंदा 500 रुपये बचाता है, तो इनकी इनकम क्या होगी। अब ये ए है और ये बी है, इनकी जो इनकम है इनका रेशियो 4:5 है, और इनका जो एक्सपेंडिचर है इसका रेशियो 2:3 है। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में हर एक बंदा 500 रुपये बचाता है, तो इसकी इनकम क्या होगी। ठीक है, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका, कभी भी जब आप देखेंगे कि इस तरह से ये दिया हुआ है, सपोज इनकी इनकम दिया, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और इनके टर्म्स का डिफरेंसेस सेम है,
यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर इनका डिफरेंसेस सेम है तो आप बोल सकते हैं 2 इज इक्विवेलेंट टू 500, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही तो आपका क्या कहते हैं सेविंग था। तो हम बोल सकते हैं 2 इज इक्विवेलेंट टू 500। लेकिन आप ये कब बोल पाएंगे? जब 4 और 2 के बीच का डिफरेंस, इधर वाला पोर्शन का जो डिफरेंस है और इधर वाले पोर्शन का बीच का डिफरेंस सेम होगा, तभी बोल पाओगे, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। तो इसका मतलब हो गया 1 इज इक्विवेलेंट टू 250। तो मेरे से पूछ रहा है कि इनकी इनकम क्या थी, तो ए की वैल्यू है 250, तो इसकी ए की इनकम हो गई 4 इंटू 250 दैट इज 1000, और बी की इनकम हो गई 250 इंटू 5 दैट इज 1250। ये तो एक तरीका था, बट मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूँ ए और बी की इनकम 4x और 5x है, ठीक है। और जो इनके खर्चे हैं ये इनकी इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर 2:3 है, तो एक्सपेंडिचर मैं 2y और 3y मान लेता हूँ, ठीक है। महीने के अंत में इनकी 500 रुपये सेविंग है, तो इट मीन्स 4x माइनस 2y जो कि ए की इनकम है, ये 500 दी हुई है। बी की जो इनकम है वो है 5x, सेविंग है जो 5x माइनस 3y इक्वल टू 500 दी हुई है। ये तो कंडीशन दिया हुआ है और मैंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बेसिकली मेरे को x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू लेके करूँगा क्या? तो इनकी इनकम क्या है, वो हो जाएगी 4x एंड 5x। चलिए निकालने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे को दिख रहा है ये 500, ये 500, इट मीन्स 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ये तो सही है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इट मीन्स x इसको इधर ले गया इज इक्वल टू y, ये इधर आ गया। x की वैल्यू y के बराबर है। अब इसका मतलब सीधा सा हो गया 4x माइनस 2y मेरे को पता है 500 है, और y की वैल्यू है x के बराबर, तो मैं इसको x लिख सकता हूँ। तो 2x इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 250। अब x की वैल्यू 250 है, a की इनकम 4 इंटू 250 1000, b की इनकम 4 इंटू 5 इंटू 250 इट इज़ 1250। सिंपल है, ऐसे अच्छा लगे ये कर लेना, ये मेथड अच्छा लगा हो ये कर लेना। लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखना कि जिन टर्म्स को आप देख रहे हो इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो ये मेथड नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आती है इक्वालिटी ऑफ नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ नंबर्स क्या कहती है? जैसे कि सपोज आपको दिया हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। कभी ऐसा दिया हो और बोल दे कि a इज टू b इज टू c बता दो, इस टाइप का टर्म दिया हो, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, कुछ मत करो। सीधे एक काम ये करो कि ये जो नंबर्स दिए हुए इनके पहले, इनका एलसीएम ले लो, ठीक, इनका एलसीएम ले लो और इन सारे टर्म्स को उससे डिवाइड कर दो। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 5 30, यहाँ पे 30 होगा एलसीएम, इसको डिवाइड कर दो। अब तो ये बन जाएगा a/15, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2a/30 लिखा होगा तो कट जाएगा a/13 इक्वल टू b/10 इज इक्वल टू c/6 कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सबको एक नंबर से डिवाइड कर दिया। कोई एक नंबर जो सबको काटता हो, काट देगा तो सारे टर्म्स नीचे चले जाएंगे, और जैसे ही मेरे को ये टर्म दिखेगा, ये चीज़ दिखेगी, तो मैं बोल दूंगा भैया a/b/c इज इक्वल टू 15:10:6। ये हमेशा सत्य होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें। अगर मेरे पास सपोज दिया होता, लेट्स से अगर मेरे पास दिया होता कि a/b/c इक्वल टू हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/5, अगर इस तरह से दिया होता और मेरे को a/b/c निकालना है, और इस तरह से चाहता हूं मैं कि मेरे सारे टर्म्स ऊपर आ जाएं, तो सभी में एक इनका एलसीएम मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका मतलब सीधा आ जाएगा a/b/c इज इक्वल टू 15 इज टू
10:6, क्योंकि हमने 30 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आप कर सकते हैं, एलसीएम लेके डिवाइड कर दो, सिंपल तरीका है, आराम से हो जाएगा, कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत रहना। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड रेशियो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कंपाउंड रेशियो डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद एक दो चीज़ें और डिस्कस करके फिर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका इक्वालिटी। अब कुछ स्टैंडर्ड रेशियो हैं, देयर आर सम स्टैंडर्ड रेशियो जो अक्सर यूज होते आए हैं। ये स्टैंडर्ड रेशियो ये कहते हैं, जैसे अगर आपको A:B दिया हुआ है और आपसे बोलता है इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो। अगर कोई रेशियो A:B दिया हुआ है और आपसे इसे डुप्लीकेट रेशियो पूछ दे तो आप सीधे बोलेंगे इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा A²:B²। ठीक, अगर आपसे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ दे तो आप बोलेंगे इट इज A⁵:B3। ट्रिप्लीकेट ट्री। और उसी की जगह अगर आपसे बोल दे सब डुप्लीकेट रेशियो, सब, जहां ये टर्म सब आ गया तो आप सीधे बोलोगे इट इज A⁴(1/2):B⁴(1/2), दैट इज √A:√B, मतलब अंडर रूट ले लोगे आप। और अगर आपसे पूछ दिया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो तो आप बोल दोगे इट इज A⁴(1/3):B⁴(1/3), विच इज इक्वल टू √A⁴(B। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये टर्म्स बस पता रखो। अगर बाई चांस पूछ दे, जैसे कि अगर क्वेश्चन मैं ले लूँ और आपके पास पूछ दिया हो कि भैया सब डुप्लीकेट रेशियो इज 4:5 दिया हुआ है, 4:5, ठीक है, और ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आप सीधा करोगे, बोलोगे भैया सब डुप्लीकेट रेशियो दिया हुआ है, इट मीन्स √A/√B इक्वल टू 4/5, विच इंप्लाइज A/B इज इक्वल टू 4² अंडर रूट का 4² अपॉन अंडर रूट का 5 का स्क्वायर। नहीं, ये गलत हो गया, ये स्क्वायर किया तो A और B हो गया, दैट बिकम्स 16/25। और आपसे ट्रिप्लीकेट पूछ रहा है तो A³/B³ इज इक्वल टू 16³/25³। जो भी निकल के आएगा आप सीधे बोल दो कि भैया ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ रेशियो, कंपाउंड रेशियो, दे आर कॉल्ड दी कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होते हैं? जहां पे आप सिंपली एंटीसीडेंट्स और कंसीक्वेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि दो रेशियो दिए हुए हैं, सपोज 4:3 दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है, 7:9 दिया, और मेरे से बोलता है भैया इन तीनों का कंपाउंड रेशियो क्या होगा। मैं सारे एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 4 × 5 × 7 अपॉन सारे कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 3:6 × 9। तो ऊपर हम सारे एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे हम सारे कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस इतना ही मतलब होता है कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो का, कि रेशियो को हमने कंपाउंड कर दिया। इनवर्स रेशियो एक टर्म आता है, अक्सर आप सुनते होंगे इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का सीधा सा मतलब ये होता है कि 3:4 अगर दिया हुआ है तो इसका रेशियो होगा इनवर्स, जो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज बिकम्स 1:3/1/4, इट बिकम्स 4:3। तो मतलब अगर मेरे को A:B दिया हुआ है और बोल दे इसका इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे B:A। सिंपल, यही इसका इनवर्स रेशियो। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। रेशियो ऑफ इक्वालिटी, रेशियो ऑफ इक्वालिटी मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट सेम होता है, दैट इज 3:3, 3/3 और 3:3। या फिर आता है रेशियो ऑफ, एक टर्म आता है रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी।
रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। इक्वालिटी आ गया तो फिर ग्रेटर का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना, ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर अगर वर्ड आ गया तो मतलब हियर एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट। जैसे कि टर्म हो गया 4:3, 5:4, याद है फ्रैक्शन में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। अब आ गया रेशियो ऑफ ग्रेटर होगा तो स्मॉलर भी होगा या फिर लेसर होगा, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। तो ये तरीके से बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिनोट करता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन को डिनोट करता है, जैसे 2:3, 1:2, 3:5, जहां पे एंटीसीडेंट इज लेस देन दी कंसीक्वेंट। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, डिवाइड 32 into 2 parts सच दैट वन में बी टू द अदर एज 3:5। 3:5 में है 32 में इसको बांटना है। अब देखो मैंने आपको बताया ही था, सिंपल तरीका था, 3 + 5 8, 1 इज इक्विवेलेंट टू 8 इज इक्विवेलेंट टू 32, 1 इज इक्विवेलेंट टू 4। इट मीन्स ये पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। सिंपल, हमने इसको 3:5 के पार्ट में बांटेंगे तो दोनों नंबर्स होंगे 12 और 20। दूसरा तरीका पसंद आए तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर जैसे क्वेश्चन था, डिवाइड 504 into 3 parts सच दैट द 3 numbers आर इन द रेशियो 1:2:3। अगेन मैंने बताया था 504 दिया हुआ है। अब ये हम अलग अलग जगह यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बार बार आप इसे देख लीजिए। इसे अगर करना है तो मुझे इसको 3 पार्ट में बांटना है, तो 3 + 2 + 1 दैट बिकम 6, 6 इज इक्विवेलेंट टू 504, 1 इज इक्विवेलेंट टू 6 8 जा 48, 24, 84, एक की वैल्यू 84 आ गई। ठीक है, तो अब ये नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 84, 84 into 2, 84 into 3। सिंपल है। ठीक है, अब ये होता, सपोज करिए कि इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर देता, लेकिन कि डिवाइड 500 into 3 parts सच दैट 3 numbers सच दैट divide 500 into 3 parts such that the 3 numbers, तो ये 1:3, 1:2:3 के टर्म्स में दिए हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका स्क्वायर का रेशियो, दैट द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स आर इन रेशियो 1:2:3। स्क्वायर्स ऑफ नंबर इस रेशियो में है, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1:2:3 के टर्म्स में इसका स्क्वायर दिया तो हम नंबर्स मान लेंगे, लेट द नंबर बी x, 2x एंड 3x, और मैं बोलूँगा इनके स्क्वायर का नंबर है x², 4x² एंड 9x², और सम दिया हुआ है दैट इज 504। ठीक है, 9 10 11 12 13 14, 14x² इक्वल टू 504, x² इक्वल टू 14 3 जा 42, काटने की कोशिश करते हैं इसे, 504 अपॉन 14, इट बिकम्स 14 3 जा 42, 104, 14 5 जा 70, 14 3 जा 42, 8 84, 14 5 जा 20, 14 6 जा, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 6। तो अब मेरे नंबर्स क्या होंगे, 6, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, 6 12 18। सिंपल है, तो ऐसा आ जाए तो ये कर लेना, वैसा आ जाए तो वो कर लेना। ठीक है, अभी आज के लिए हम यहाँ पे इस क्लास को अब रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ज्वाइंट रेशियो और जैसे उनका रेसेस वगैरह में यूज होता है वहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। कमेंट आपका बहुत हमारे लिए एक बूस्टर की तरह वर्क करता है। बाकी इस चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश पे आप फ्री मैराथन फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट PYQ चाहिए कि क्या कौन सी बुक कैसे पढ़नी है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके लक्ष्मीकांत बुक के लिए मैंने एक बनाया था, तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री। और उसके अलावा दूसरा कुछ चाहिए तो परचेजिंग का ऑप्शन है। बाकी CSET के एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह।